आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी इतनी भयानक और इतनी खौफनाक है जो सिर्फ आप लोगों ने पिक्चरों में ही देखा होगा। और ये घटना जब निखिल जी के बेटे सौरभ के साथ घटी तो उनकी भी रोंगटे खड़ी हो गई थी। उन्होंने जब ये देखा कि उनका एक छोटा सा बेटा जो मात्र 14 साल का था वो बेसमेंट के अंदर एक लड़की को बहुत ही बेरहमी के साथ चबा चबा करके खा रहा था, ये देख करके निखिल जी के होश उड़ जाते हैं और उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। पर ये उनके बेटे का कोई दोष नहीं था, क्योंकि निखिल जी ने ही अपने साथ एक ऐसी चीज को उठा करके अपने घर ले आया था जो सिर्फ उसके घर के जानवरों के साथ ही नहीं, वो बाहर 3 बच्चों के मौत का कारण बन चुका था। और ये उस समय की बात है जब निठारी कांड हुआ था। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी नोएडा की है। निखिल जो थे वो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। उनका पूरा फैमिली जो है वो नोएडा में ही रहता था। उनके माता पिता के अलावा उनके घर में उनका एक बेटा था जो 14 साल का था। निखिल जी जो है वो बाहर काम करते थे। निखिल जी एक बार घूमने के लिए नोएडा से बाहर गए हुए थे। जब वो घर वापस आ रहे थे तो जंगलों में उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी गाड़ी को वहां पे रोक देते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपनी गाड़ी वहां पे नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन वो वहां पे अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी को वहां पे रोकते हैं तो उन्हें वहां पे एक औरत नजर आती है जो उन्हें हेल्प के लिए बोलती है और वो उसे अपनी गाड़ी में ले लेते हैं और वो उसे अपने घर लेकर के आ जाते हैं। साथ में दोनों एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद उनकी पत्नी पूछती है कि ये कौन है, तो वो कहते हैं कि इसे हेल्प की ज़रूरत है, रात भर यहाँ रहने दो, ये सुबह चली जाएगी। और उसे उन्होंने अपने घर के ऊपर वाले मंजिले पे रूम दे दिया रहने के लिए, जो उसके बेटे का जस्ट बगल वाला कमरा था। वो वहाँ पे ऊपर में चली जाती है और उनकी पत्नी को ये सब चीज़ें काफ़ी वियर्ड सा लगता है, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी। लेकिन उस औरत ने जैसे ही घर पे एंटर किया तो उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो निखिल जी से कहती है कि आप ऐसे राह चलते लोगों की मदद कम किया कीजिए और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन निखिल जी कहते हैं कि अगर उसकी जगह तुम होती तो वो कुछ भी नहीं कह पाती है। और वो लोग रात में सो जाते हैं और उसी दिन से उसके घर में कुछ ऐसा चालू हो जाता है जो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग था। जब सुबह होती है और निखिल जी की पत्नी सीमा उसे उठाने के लिए उनके कमरे में जाती है तो वो ये देख करके चौंक जाती है कि वहाँ पे कोई नहीं था और वो बहुत घबरा जाती है। वो दौड़ती हुई नीचे आती है और निखिल जी से कहती है कि वो औरत घर पे नहीं है। तो निखिल जी कहते हैं कि हो सकता है उसने तुम्हारी बात सुन ली हो और वो रात में ही निकल गई हो। पर सीमा उनसे कहती है कि अगर ऐसा होता तो हमारे घर का दरवाज़ा तो खुला होता ना। तो वो कहते हैं कि चलो छोड़ो, चली तो गई। वो कहती है कि हाँ। नेक्स्ट डे जब रात होती है तो सीमा अपने बेटे के लिए डिनर लेकर के ऊपर जाती है और जब सीमा ऊपर जाती है तो वो बहुत ही भयानक तरीके से चीखती हुई नीचे भाग करके आ जाती है। ये देख करके निखिल जी बहुत घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। सीमा कहती है कि आप ऊपर जा करके देखिए और निखिल जी दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं तो वो ये देख करके चौंक जाते हैं। उनके कुत्ते को किसी ने बड़े ही बेरहमी के साथ खा करके सिर्फ उसका सर ही बचने दिया था। ये देख करके बहुत डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत ही भयानक या खतरनाक जानवर आ चुका है जो हमारे कुत्ते को खा गया। वो डर जाते हैं और वो चारों ओर चेक करने लगते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और वो लोग उसे फटाफट से साफ कर देते हैं। सीमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है तो सीमा को ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है और कोई उसे विंडो से झाँक कर देखने की कोशिश कर रहा है। तो सीमा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उठ करके बैठ जाती है और वो निखिल को उठाती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। तो निखिल कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमारा घर बहुत ही सेफ है। थोड़ी देर होने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो बहुत ही खौफनाक थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई घुर्रा रहा है और जब वो बाहर निकल करके देखती है तो सडनली उसे अपने सामने वही औरत दिख जाती है जिसे
निखिल जी ने अपने साथ लाया था। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि तभी उसके कंधे पे किसी ने ऐसे हाथ रखा और सीमा इतनी ज़ोर से चीखती है कि निखिल जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। सीमा कहती है, मैंने अभी उसी औरत को अपने घर में देखा जिसे आपने अपने साथ लाया था। और जब सुबह होती, सीमा और निखिल को कहीं बाहर जाना था। वो दोनों बाहर चले जाते हैं पार्टी में। और जब वो पार्टी अटेंड करके घर के अंदर आते हैं तो कि उनके पापा जो थे वो बाहर बैठे हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। जब वो उन्हें अंदर जाने के लिए कहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो कहते हैं कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे बेटे के अंदर कोई जानवर है। ये सुन करके वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हो पापा जी? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने अभी अभी नैन्सी की चीखने की आवाज़ सुनी और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि तुम्हारे बेटे का चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका है। उसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लैक थी और वो नैन्सी को बहुत ही बुरी तरीके से मार करके खा रहा था। वो मुझ पे झपट्टा मारता, इससे पहले ही मैं दौड़ करके बाहर आ गया और मैं अब अंदर नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, उसके अंदर एक भयानक आत्मा है, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर के वो दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मात्र 14 साल का लड़का है। ये आप क्या कह रहे हो? आप तो अच्छी तरीके से जानते हो कि सौरभ एक बहुत ही बेस्ट और वो आपका फेवरेट है। मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा। और वो कहते हुए अपने दूसरे बेटे के कमरे में चले जाते हैं। निखिल और सीमा बहुत घबरा जाते हैं। वो दोनों जब घर के अंदर एंटर करते हैं, उनकी जो दूसरी पैट थी, जर्मन शेफर्ड, जिसे वो लोग प्यार से नैन्सी कहते थे, वो भी कहीं दिख नहीं रही थी। और वो देखते हैं, जब वो ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि चारों ओर खून बिखरा और एक कोने में सौरभ बैठा हुआ है, उसके मुंह में खून लगी हुई है। ये नज़ारा इतना भयानक था और इतना खौफनाक था कि वो दोनों पति पत्नी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। इस चीज़ को एडजस्ट कर पाना उन दोनों के लिए बहुत ही भयानक था और वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। अभी जो पापा जी ने कहा, अब उसे समझ आ रहा था कि उन्होंने सच ही कहा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे के साथ आखिर हो क्या रहा है। वो उसे ले जाकर के नहलाती है और गुस्से में निखिल जी उसे बहुत मारते हैं। वो बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल था और वो दोनों उसे पूरे घर को साफ करते हैं। सीमा इससे पहले कुछ समझ पाती कि उसके घर में कुछ ऐसा कांड हो जाता है जो उनकी जिंदगी को ही बदल करके रख देता है। ये घटना उनकी जिंदगी के लिए बहुत ही भयानक होने वाला था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो लोग सौरभ को अपने पास सुला लेते हैं और सीमा जो है वो वहीं पे बैठी हुई थी और बैठे बैठे उसे अचानक से रात के 2 बजते बजते नींद आ जाती है। रात के करीब 2:30 बजे निखिल को किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और उनकी नींद खुल जाती है। वो उठ करके देखते हैं, वहाँ पे सौरभ नहीं था। जब सौरभ नहीं था तो वो उस आवाज़ की ओर दौड़ करके जाने लगते हैं। ये आवाज़ उनके बेसमेंट से आ रही थी। वो दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख करके उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो उसी समय सीमा के साथ दौड़ करके ऊपर आते हैं और अपने बेटे के ऊपर, जो इंसान कभी भी पूजा पाठ पे या ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था, वो इतना डरा हुआ था कि वो सीमा से कहता है कि पहले अपने बेटे को बचाओ, मेरे बेटे के ऊपर जरूर कोई बुरी साया है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और वो दोनों जो उसके घर में गंगा जल रखा हुआ था वो ला करके अपने बेटे के ऊपर डालते हैं। उन्होंने देखा कि वो बगल की ही एक लड़की थी जो बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी थी। उस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से चबा चबा करके खा रहा था और वो लड़की मर चुकी थी। उसने उस लड़की को आधा चबा करके खा लिया था और वो निखिल जी पे भी अटैक कर देता है और आज भी उनके बाह में पंजों के निशान हैं। ऐसा लगता है किसी जानवर ने उन पे अटैक किया है और उसी पंजे के निशान ने निखिल जी को पुलिस तक जाने से बचा लिया था, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने कह दिया था यहाँ पे कोई बड़ा ही भयानक सा जानवर आ चुका है जो हमारे घर के 2 जानवरों को मार चुका है। वो इस काले सच को वहीं पे दबा देते हैं। वो किसी तरीके से अपने बेटे को कंट्रोल में करते हैं और उस पे गंगा जल सीधे सीमा डाल देती है और सारे जितने भी भगवान के फोटो थे वो उसके सामने रख देती है और वो लोग अपने घर को साफ करते हैं और वो तुरंत एक पंडित जी से कांटेक्ट करते हैं। वो सारी बात पंडित जी को बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि इसने किसी लड़की के साथ भी ऐसा किया। वो सिर्फ ये बताते हैं कि वो मुझे
मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे घर के जानवरों का खून पी रहा है। ये सुनने के बाद पंडित जी सीधा कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के ऊपर किसी खूनी पिशाच का साया आ चुका है। जैसे ही उस घर में कदम रखते हैं वो कहते हैं इस घर में एक भयानक और बहुत ही खतरनाक पिशाच का साया तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ आया है। ये सुन करके निखिल बहुत घबरा जाता है। वो कहते हैं कि वो साया तुम्हारे साथ आया था, तुम्हारे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तुमने उसे खुद अपने घर पे लाया है और वो इतनी आसानी से तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगी। तुम्हें अगर अपने बेटे की जान बचानी है तो पहले सीधे से इसे ले करके मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में चले जाओ, तभी तुम लोग बचोगे, नहीं तो ये धीरे धीरे तुम सबको भी मार देगा। और निखिल जी उन्हें ले जा करके मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचते हैं, जहां उन्हें 3 महीने तक रखा जाता है। और ये 3 महीने निखिल जी और सीमा जी पे बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। निखिल और सीमा आज भी इस चीज़ को भूल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ को देखा जो भुलाने लायक था ही नहीं। और ये लोग सभी जाकर के फिर दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। उन्होंने उस घर में कदम भी नहीं रखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।